वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने जो बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में आपके पास ग्राफ ऐसे था। ये हमारे पास मान लो वेवलेंथ के टर्म में दो ग्राफ बनाए थे, वेवलेंथ के टर्म में, फ्रिक्वेंसी के टर्म में। तो हमने वेवलेंथ वाले को चुना। मान लो वेवलेंथ के टर्म में ये ग्राफ है, इधर वेवलेंथ है, इधर जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है ब्लैक बॉडी से, उसकी इंटेंसिटी है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से बनता है। इसमें आप देखोगे ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये मान लो 2000 केल्विन पर, ये मान लो 1750 केल्विन पर, ये मान लो 1200 केल्विन पर, ऐसे ही मान लो ये 300 केल्विन पर। इस तरह से कुछ हमारे पास दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपका जो ग्राफ है जो कि पहले उठता है, एक पीक लेता है और उसके बाद वो गिरना शुरू करता है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि एक वेवलेंथ यहाँ मौजूद है। ये वाली वेवलेंथ देखो, ये एक ऐसी वेवलेंथ है जिस पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का रेडिएशन आपको मिलता है। इसको ऐसे समझ लो कि ये वो वेवलेंथ है जो ब्लैक बॉडी जब इस तरह का रेडिएशन मुख्य रूप से बाहर निकाल रही है। हो सकता है ये येलो हो सकता है ये ऑरेंज हो। तो मुख्य रूप से आपको ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन येलो कलर का दिखेगा, जबकि उसमें उसमें बाकी की सारी वेवलेंथ होंगी जैसे यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक तरह से प्रमुखता होगी। लेकिन जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर 2000 से घटा करके 1750 केल्विन किया, ऐसे ही अभी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाहर फेंक रहा है, लेकिन अब की बार जिस वेवलेंथ से वो फेंक रहा था, अब की बार क्या हुआ, उससे कम फेंक रहा है। इस तरह का है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो टेम्परेचर जब बढ़ता है ऐसा कुछ होता है, लैम्डा मिनिमम टी कांस्टेंट, टी ज़्यादा, हाँ ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहते हो, जैसे यहाँ देखो सबसे यहाँ कम टेम्परेचर कम था, तो जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमा था वो इस वैल्यू पे था, ये कोई लैम्डा 1 की वैल्यू है। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी वैल्यू पीछे की तरफ शिफ्ट कर गई। फिर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो इसकी वैल्यू और पीछे शिफ्ट कर गई। तो वैल्यू जो है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 300 केल्विन से 2000 केल्विन हो रहा है, और वो वेवलेंथ जिस पर कि मैक्सिमा दिखता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है, वो पीछे की तरफ शिफ्ट होती हुई चली जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ निकल के आता है, उस ग्राफ में ये एक खास बात है। तो ऐसे और भी जो खास बातें हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं एक जगह पर। एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेवल का टॉपिक है। अगर हम थर्मल फिजिक्स जब देखेंगे तो थर्मल फिजिक्स में बाकायदा पूरी 3rd यूनिट इसी बात की है, रेडिएशन पे, प्लैंक लॉ, दुनिया भर के लॉ, डेरिवेशंस वगैरह की है। तो अगर आप थर्मल फिजिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे यूनिट नंबर 3 में वहाँ ये सब बहुत डिटेल में हमको समझना होगा। हाल फिलहाल अभी हम बस इसको बेसिक चीज़ें समझ लें, कुछ ज़रूरी बातें समझ लें, और उसके बाद हम प्लैंक फार्मूला पढ़ लें और फिर आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बढ़ जाएं। तो जहाँ तक लिखा था उसी के आगे लिखोगे गिवन फिगर, इस फिगर के बारे में लिखोगे। गिवन फिगर shows the variation of emitted radiations intensity, apostrophe s लगाइएगा, the variation of emitted radiations intensity with respect to the wavelength, emitted radiations intensity with respect to the wavelength, full stop. This is a continuous curve. This is a continuous curve that contains all the wavelengths in the given range. That contains all the wavelengths
इन गिवन रेंज। मतलब आप देखो यहाँ कोई कुछ वेवलेंथ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ खत्म होता दिख रहा है, तो यानी इतनी रेंज में जितनी भी वेवलेंथ की वैल्यू है वो सब यहाँ मौजूद है। जैसे ये वाली इंटेंसिटी इस वेवलेंथ को, ये वाली इंटेंसिटी इस वेवलेंथ को, बहुत छोटी सी इंटेंसिटी का गैप आएगा तो उस हिसाब से आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक गिवन रेंज में सभी वेवलेंथ मौजूद रहती हैं, यहाँ पर ये हम देखने को पा रहे हैं। अब यहाँ पे लिखें ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। हम कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। भाई क्या क्या ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, जरा हम उनको समझ लेते हैं। जैसे कि एक ही देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आपके पास वो वेवलेंथ जिस पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलनी चाहिए आपको, उसकी वैल्यू शिफ्ट होती है। तो जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तो ये वेवलेंथ की वैल्यू थी, मान लो इसकी वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम रही होगी, मान लो 7000 6000 मान लें, 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ यहाँ से निकल रही थी। आपने तापमान को 1200 कर दिया तो वो घट करके 5500 एंगस्ट्रॉम हो गई। आपने टेम्परेचर 1750 कर दिया तो वो 5000 हो गई। आपने 1200 कर दिया तो हो सकता है वो 3000 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी को बिलोंग करता हुआ जो वेवलेंथ होगा, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ये वाली वैल्यू है ना, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी को बिलोंग करता हुआ जो वेवलेंथ होगा वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो वेवलेंथ की जो वैल्यू है जिस पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन हमको आउटपुट में मिल रहा है वो लोअर साइड में, वेवलेंथ की लोअर साइड है, लोअर साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे पहला पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तापमान के हिसाब से हम यहाँ पर बदलाव होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा लिखोगे, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, the total amount of radiation emitted, the total amount of radiation emitted is represented by, the total amount of radiation emitted is represented by the area covered, the area enclosed by curve. The total amount of radiation emitted is represented by area enclosed by curve. Full stop. This area increases with increase in temperature. This area increases with increase in temperature. इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज आपने 2000 केल्विन का टेम्परेचर लिया तो आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है इस तरह का। अब आप देखो ये ग्राफ बड़ा है तो इसके द्वारा जो एरिया घेरा गया होगा वो यही तो होगा जो हम यहाँ बना रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है उसके नीचे का ये पूरा, ये इस कर्व के द्वारा घेरा गया एरिया कहलाता है। तो और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना रेडिएशन इस टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। तो अगर हाई टेम्परेचर आपने ब्लैक बॉडी को दिया है तो ब्लैक बॉडी जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर फेंकेगी। अच्छा अब सोचो आपने टेम्परेचर कर दिया 300 केल्विन, तो 300 केल्विन करोगे तो उसका अब घेरा हुआ एरिया इतना ही आएगा, यही आएगा, क्योंकि अब तो नया कर्व ये है। तो आप ये देख रहे हो तापमान जब ज़्यादा रखते हो तो जो कर्व बनता है उसके द्वारा घेरा गया एरिया ज़्यादा होता है। अब एरिया ज़्यादा है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितने अमाउंट में रेडिएशन बाहर फेंक रहा है। ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा रेडिएशन बाहर फेंक रहा है, कम एरिया मतलब कम रेडिएशन फेंक रहा है। और लॉजिकली हमको समझ में भी आ रहा है, जब 2000 केल्विन रखोगे तो ज़्यादा रेडिएशन बाहर फेंकेगा, 300 करोगे तो कम आपको मिलेगा। तीसरा लिखो, the portion of the peak, the position of the peak, the position of the peak in
any black body radiation curve shifted, the position of peak in any black body radiation curve is shifted towards lower wavelength limit, by increase in temperature, shifted towards lower wavelength limit by increase in temperature। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का जो पीक है वो जिस वेवलेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है वो वेवलेंथ की वैल्यू लोअर साइड की तरफ जाती है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर हायर होता जाता है। तो वही आपने लिखा है, इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ लिमिट एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा देख रहे हो कि जो पीक को बिलोंग करता हुआ वेवलेंथ लिमिट है वो डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस होना यही होता ना, पहले इस पीक को करस्पॉन्ड करता हुआ वेवलेंथ यहाँ था, हायर टेम्परेचर पे यहाँ शिफ्ट हो गया और हायर पे यहाँ चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है ये लोअर लिमिट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसको एक खास तरह के नियम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इस नियम को हम नाम देते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसे नाम दिया जाता है बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन के विस्थापन का नियम। क्योंकि ये वीन है, रेले है, केल्विन है, ये सब कुछ प्लांक थे, ये सब जो लोग थे उस समय के, ये सब इसी रेडिएशन, हीट, थर्मल एनर्जी, इन सब को एक्सप्लोर करने वाले वैज्ञानिक थे। तो उस समय की जो भी समस्याएं थी थर्मल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व के लिए, उन समस्याओं को दूर करने का जो एक तरह से समझ सकते हो जो बीड़ा उठाया था वो इन्हीं लोगों ने उठाया था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को वीन ने जब बहुत ध्यान से देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो वेवलेंथ है जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी को बिलोंग करती है किसी टेम्परेचर पर, वो लोअर वेवलेंथ लिमिट की तरफ शिफ्ट होती है जैसे जैसे तापमान बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे दिस ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड विद द, आगे लिखोगे दिस ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड विद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड विद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को और किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या सिर्फ प्लांक ने ही इसको समझाने के लिए कोई थ्योरी दी थी, उससे पहले कोई थ्योरी नहीं थी? तो ऐसा नहीं है, थ्योरी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाने के लिए जो रेले की थ्योरी है उसको बताओ और ये बताओ कि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफर ये घटना का क्या मतलब है। तो हम अब एक ऐसे असफल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि लॉर्ड रेले ने दी थी। रेले एक बहुत बड़ा नाम था, स्कैटरिंग वगैरह में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन यहाँ पर उनका आइडिया नहीं चला। तो रेले की थ्योरी को हम एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे, बहुत एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ना है। और रेले ने एक चीज़ बताई थी जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफर। तो उस अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफर का मतलब क्या था उसको हमको समझना है। क्वेश्चन लिखिए, discuss the Rayleigh ILEIGH discuss the Rayleigh theory for black body radiation curve, Rayleigh theory for black body radiation curve, and what is the meaning of ultraviolet catastrophe? What is the meaning of ultraviolet catastrophe? ये है हमारा प्रश्न। अब जरा समझे इस प्रश्न का उत्तर कैसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चों हो क्या रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हमने ब्लैक बॉडी के आउटपुट को देख करके उसका अंदाज़ा लगा ही लिया था। अंदाज़ा क्या लगा लिया था, काफ़ी हम एक्यूरेटली कह रहे थे। तो ये हमारा वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ की लार्ज वैल्यू है,
ये वेवलेंथ की स्मॉल वैल्यू है, ये तो मतलब है वेवलेंथ का। और इस तरह से इवन जो एक्चुअल जो कर्व था उन्होंने जो बताया था रेले को, उसको हम ऐसे करते हैं, एक मिनट ऐसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में जो रेले का ग्राफ था वो उन्होंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा था, और रेले का वो जो ग्राफ बना था वो बहुत ही यूनिक किस्म का ग्राफ, सिग्नेचर ग्राफ है वो। मतलब फिजिक्स की दुनिया में ये कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो उसी रूप में ही दुनिया भर में फेमस हैं जिस रूप में रेले ने बनाए थे। अब समस्या ये है कि अगर हम वेवलेंथ की लिमिट और फ्रीक्वेंसी की लिमिट से रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की लिमिट की जगह वेवलेंथ लिमिट रिप्लेस कर दें तो हमारा ग्राफ पलट जाएगा। पलट इन सेंस क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती हैं। तो जनरली ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में भी, तो अधिकतर ग्राफ उसके वेवलेंथ और इंटेंसिटी के टर्म में होते हैं, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के टर्म में अधिकतर, जो कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के टर्म में होते हैं। क्यों वेवलेंथ और इंटेंसिटी के टर्म में होते हैं? क्योंकि वेवलेंथ जो होती है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू नाप सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोमीटर है, ग्रेटिंग है, इन सबसे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हैंडी है क्योंकि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बजाय फ्रीक्वेंसी के। जो लोग फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ, फिर उसको सी के साथ डिवाइड करते हैं और फिर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकाल करके वो अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन रेले वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक ऐसा यूनिक है, अगर आपने इसको फ्रीक्वेंसी के अलावा वेवलेंथ के टर्म में बनाया तो ग्राफ पलट जाएगा, और फिर वो जो सिग्नेचर ग्राफ, मतलब दुनिया भर में जो फेमस रेले का सिग्नेचर ग्राफ है वो नहीं दिखेगा। इसका एक परिणाम ये हो सकता है अगेन आप कहीं उसको आर्टिकल पढ़ो किसी ऑनलाइन या बुक में, तो वो सिग्नेचर ग्राफ तो हर तरफ मौजूद है, मेरा ग्राफ कुछ अलग से उल्टा दिखेगा आपको, तो आप कहोगे कि पता नहीं क्या बना है, कहीं कन्फ्यूजन है, बुक ही सही होगी। इसलिए हम आपको वही ग्राफ बना रहे हैं। तो ये है हमारे पास इस तरह का फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, जो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, चाहे इंटेंसिटी के टर्म में बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ग्राफ ऐसा बनेगा। अब क्या हुआ था जब रेले ने देखा, तो रेले ने पाया कि उनका ग्राफ ऐसा था, इस तरह का था। ये क्या बना दिया, ये जो लाइन है ये है एक्सपेरिमेंटल डाटा, मतलब जो लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर प्रयोग कर रहे थे उन प्रयोगों से जो डाटा मिल रहा था उसको जब प्लॉट करोगे तो ये वाला डाटा मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा जो कि वास्तविक ग्राफ है। और ये वाला जो कर्व था वो क्या था, रेले थ्योरीज कर्व। यहाँ देखो इस जगह पर क्या है, ये है न्यू स्मॉल, यानी कि फ्रीक्वेंसी स्मॉल है। फ्रीक्वेंसी स्मॉल होने का मतलब है न्यू की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू लार्ज। ये कौन सा हिस्सा है, न्यू लार्ज, फ्रीक्वेंसी लार्ज, यानी कि लेम्डा की वैल्यू स्मॉल। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं रेले ग्राफ की खास बात कि जब आप वेवलेंथ की वैल्यू स्मॉल रखते हो तो थ्योरी का ग्राफ, जैसे ये वाला देखो, ये थ्योरी ग्राफ है, ये ग्राफ और जो एक्सपेरिमेंट ग्राफ था बिल्कुल एक ही जैसा है। आप अंतर ही नहीं कर सकते हो कि यहाँ कहाँ अंतर है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में। तो हम मतलब रेले की थ्योरी जो थी वो लो वेवलेंथ पर अच्छी तरह से काम कर रही थी। लो वेवलेंथ पर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के एक्सपेरिमेंटल डाटा को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच कर रही थी। लेकिन जैसे ही हम हायर वेवलेंथ की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं थ्योरी के रिजल्ट किसी और दिशा में जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट का डाटा किसी और दिशा में जा रहा है। और जो लेम्डा स्मॉल होने का मतलब क्या है, जरा स्पेक्ट्रम में देखो। स्पेक्ट्रम में होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसकी वेवलेंथ होती है 4000, इसकी होती है मान लो 7000। बहुत प्रिसाइज नहीं हो रहे, मोटे मोटे तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो रेड होता है, इससे ज़्यादा जाओगे
तो उसे हम नाम देंगे इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब वेवलेंथ जो है वो रेड से भी ऊपर हो गई है। अच्छा, इधर ये है वायलेट, और वायलेट से भी कम वेवलेंथ जाओगे तो आप लिखोगे अल्ट्रा वायलेट। तो यहाँ पर लैम्डा स्मॉल जो है तो ये किस लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा स्मॉल मतलब वायलेट से भी स्मॉल, 4000 से भी स्मॉल, यानी ये लिमिट को बिलोंग कर रहा है अल्ट्रा वायलेट रेंज। और हम देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट मतलब लैम्डा की छोटी वैल्यू की तरफ थ्योरी के रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बिल्कुल ये नहीं कि 2-4% मैच हो, इसकी दिशा अलग हो गई, इसकी दिशा अलग हो गई, कंप्लीटली फेल हो गया। रेले की थ्योरी 100% फेल होती हुई दिख रही है जब हम लोअर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफ हमारा थ्योरी का ग्राफ और एक्सपेरिमेंट ग्राफ अलग अलग हो जाता है। इसी घटना को हम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफर कहते हैं। तो कैटास्ट्रोफर कहने का मतलब है कि बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गए, अलहदा हो गए, जुदा हो गए। और अल्ट्रा वायलेट इसलिए क्योंकि रेंज अल्ट्रा वायलेट की है। ठीक है, चलो ये ग्राफ बनाएगा, ये ग्राफ आपको बनाना होगा और इसके बारे में लिखिए। बाय यूजिंग द लॉज ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, by using the laws of classical wave theory of radiation, it was assumed that at any temperature T, the electromagnetic wave at any temperature T, the electromagnetic wave form standing wave pattern. Electromagnetic wave form standing wave pattern कहाँ पर? Within the black body cavity. Standing wave pattern within the black body cavity. Full stop. Each standing wave has a definite value of kinetic energy. Each standing wave has a definite value of kinetic energy associated with it. Full stop. By these assumptions, Rayleigh proposed a classical theory for black body radiation. According to which the intensity of black body radiation is given as I function of nu, रेंज डी न्यू ले लेते हैं, is equal to 8 pi nu square c cube kt into d nu। इस तरह से उन्होंने एक वैल्यू प्रपोज की। यहाँ के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, यहाँ पर लिख देते हैं के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंड
d nu is the frequency range under consideration। तो हमने कुछ फ्रिक्वेंसी की रेंज ले रखी है कि हम 6000 से 8 मतलब हम 6 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की रेंज में काम कर रहे हैं। तो उस रेंज को यहाँ रख रहे हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से आता है जो कि हम लोग देख सकते हैं थर्मल फिजिक्स के कोर्स में। तो हाल फिलहाल उनका जो फार्मूला था वो इस तरह का था 8π² c² kT d²। तो ये जो फार्मूला था ये न्यू की स्मॉलर वैल्यू पर, देखो यहाँ पर जब न्यू की स्मॉलर वैल्यू थी तब तो इस फार्मूले के रिजल्ट इस तरह से दिख रहे थे। अगर मैं यहाँ पे डॉट बनाऊँ तो ये थ्योरी के रिजल्ट थे जो कि एक्सपेरिमेंट के ग्राफ से मैच कर रहे थे। लेकिन जैसे ही न्यू की वैल्यू एक लिमिट से बढ़ना शुरू होती है तो ये पूरे का पूरा फैक्टर न्यू² से बढ़ना शुरू होता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ ग्राफ एकदम से इस तरह बढ़ता है, जबकि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इस तरह से होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेले की थ्योरी पूरी तरह से गलत नहीं थी। वो लो फ्रिक्वेंसी रीजन पर, लो फ्रिक्वेंसी यानी लार्ज वेवलेंथ की हिस्से में सफलतापूर्वक काम कर रही थी। अधिक वेवलेंथ के इसमें लोअर वेवलेंथ या अधिक फ्रिक्वेंसी के रीजन में वो पूरी तरह से फेल हो रही थी। तो यहाँ पे लिखोगे अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट, इसके बाद लिखोगे अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट, यानी इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के। अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट I फंक्शन ऑफ न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू²। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ। जीन्स जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, दूरबीनों से देखते थे ग्रहों को और उनके ऑब्जर्वेशन को देखते थे। तो रेले के इस लॉ में जीन्स ने काफ़ी करेक्शंस किए थे। तो फाइनल जो फॉर्म हमारे सामने आता है उसमें उसको हम रेले जीन लॉ कहते हैं, मतलब जीन को भी उसका क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे द ग्राफिक, ठीक है ये तो पहले लिख ही चुके हैं, इसके बाद लिखें, इसके बाद आप लिखेंगे द फिगर सजेस्टेड दैट, ये फिगर की बात कर रहे हैं, द फिगर सजेस्टेड दैट द डाटा मतलब जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, द डाटा फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रेले जीन फॉर्मुलेशन सजेस्टेड दैट द डाटा फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रेले जीन्स फॉर्मूला and experimental observations of the black body radiation curve above figure suggested that the data from the theory of Rayleigh Jean formula and the experimental data on the black body radiation curve आर इन गुड एग्रीमेंट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दोनों मिल रहे हैं। आर इन गुड एग्रीमेंट एट लो फ्रिक्वेंसी और लार्ज वेवलेंथ लिमिट ओनली। एट लो फ्रिक्वेंसी यानी स्मॉल फ्रिक्वेंसी, एट स्मॉल फ्रिक्वेंसी एंड लार्ज वेवलेंथ लिमिट ओनली। एंड इट completely disagreed at large frequency or lower wavelength limit, and completely disagreed at large frequency or lower wavelength limit. Full stop. Since lower wavelength limit belongs to ultraviolet range, this disagreement is known as
ultraviolet range, this disagreement is known as ultraviolet catastrophe. देखना पिछले करेक्शन कर लेना, अगर एच ना लिखा हो तो कैटास्ट्रॉफी. दिस इज कॉल्ड द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी. तो ये हो गया हमारे पास, इसी को मतलब इसी डिग्री डिसएग्रीमेंट को ही हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी एक तरह से कह लो, हम कहते हैं इस घटना को हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं. और ये अपने समय का रहस्य था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रेले एक ज़माने में वही प्रतिष्ठा रखते थे जो न्यूटन या आइंस्टीन की थी. मतलब किसी भी लिहाज से छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे. रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तो उनका बड़ा नाम है, काफ़ी फेमस रहे हैं स्कैटरिंग वगैरह को समझाने में, और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे. उनको महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड की उपाधि दी थी. तो काफ़ी रसूखदार व्यक्ति थे और इंटेलेक्चुअल भी थे. तो ये जब रेले भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो लोगों को लगा कि यार सच में कोई बड़ी दिक्कत है ये. मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जिसको हल्के में लेने वाला नहीं है, जब इतना बड़ा इंसान इतने प्रयास के बाद, जो कि इतनी फिजिक्स इनको जितनी मजबूत है, मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है, जब वो नहीं इसको सही कारण ढूंढ पा रहे हैं तो एक हताशा निराशा की बात हो ही जाती है, सबके लिए हो जाती है. तो इट वॉज अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम फेमस ही इसी नाम से थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व तो समझ में नहीं आ रहा है. उसको समझाने के चक्कर में रेले ने जो थ्योरी दी, वो थ्योरी एक और प्रॉब्लम को सामने लेके आ गई, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी की. तो अब जो व्यक्ति बिल्कुल सही ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी बनाएगा, वो दो चीज़ें सही से एक्सप्लेन कर ले जाएगा. एक तो वो ये एक्सप्लेन कर ले जाएगा कि ग्राफ पहले बढ़ करके फिर घूम के घटता क्यों है, और जैसे उसने ये बता दिया कि वह ग्राफ बढ़ के घूम घटता क्यों है, तो इसका मतलब उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी समझा दिया. और फिर वो ये भी समझा देगा कि ये ग्राफ जो सीधे जा रहा था वो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कैसे दूर किया जा सकता है. तो एक ऐसी थ्योरी बननी चाहिए जिसमें दोनों समस्याओं का हल हो, मतलब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी की दिक्कत को दूर भी कर दिया जाए और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया जाए. तो ये दो क्या, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना. एक सिक्का लोगे तो एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, और लेकिन मूल्य तो एक ही रुपए का है वो. तो वैसा ही है कि थ्योरी एक ही बनानी है हमें ब्लैक बॉडी की, उसी से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को भी समझा पाएंगे और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ को भी हम समझा पाएंगे. ये एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाता है. अब एक चीज़ पीछे हम लोगों ने और देखी थी, वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसको भी पढ़ लेते हैं. वो पढ़ने के साथ ही ब्लैक बॉडी वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और आपके सिलेबस में वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बाकायदा मेंशन किया गया है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. अच्छा, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि ये जो वेन है, जीन है, ये सब लोग जो हैं, इन सब की रुचि जो थी वो अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा थी. अंतरिक्ष, बाहर की दुनिया, दूर दूर के सितारों को देखते थे और उनके बारे में उनका आकलन करते थे. वो कैसे इतने बड़े स्टार्स हैं, ये सब चीज़ों को. तो कुछ चीज़ें देखा जा रहा था. जैसे कि लोगों को ये मालूम चल चुका था कि जो स्टार्स होते हैं ये एक ऐसे स्टार्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि इंसानों की तरह नश्वर हैं. जैसे हम जानते हैं कि हर इंसान की एक आयु होती है, एक समय सीमा होती है. उस समय सीमा के बाद उस इंसान को नष्ट हो जाना है. हम नहीं रोक सकते, विधि का विधान ही नहीं है. हाँ, वो अलग अलग हो सकती है. और ये जो नश्वरता है ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, हर जीव जगत के अंदर है. पेड़ पौधों से लेकर सभी वायरस बैक्टीरिया सबके साथ है. पेड़ की भी हो सकता है पेड़ों की आयु 1000 साल हो, 2000 साल, लेकिन वो अनंत काल तक पेड़ खड़ा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. वो अपने आप एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं. तो हमारी पृथ्वी तो जिस पे वनस्पति तो लाखों सालों से है, लेकिन हमने जो दुनिया में सबसे पुराना पेड़ पाया है वो कुछ 1000-10,000 साल पुराना ही है. यानी कि लाखों साल पुराने पेड़ हमारे सामने नहीं है. अब हो सकता है 10,000 साल पुराना पेड़ जो भी हम देख रहे हैं ये आने 10,000 वाले सालों में अपने आप ही समाप्त हो जाए, सूख करके गिर जाए, खराब हो जाए. खैर, तो यही चीज़ लोगों ने देखा स्टार्स के साथ भी होता है. स्टार्स
अरबों साल तक जीते हैं, करोड़ों, दसियों करोड़, पचासों करोड़, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ साल तक जीते हैं, लेकिन उन 1000 करोड़ के साल की आयु पूरी होने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। और जब वो नष्ट होते हैं तो फिर नए बनते भी हैं। तो सितारे भी जैसे इंसान पैदा होता है और फिर उसका एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड बीतता है, वैसे ही होता है। स्टार्स बॉर्न होते हैं, स्टार्स ग्रो करते हैं, स्टार्स यंग होते हैं, स्टार्स ओल्ड होते हैं, स्टार्स डाई होते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जब स्टार्स इस तरह के अपने जीवन की अलग अलग हिस्सों में गुजरते हैं, अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, तो इस चीज़ की निशानी क्या होती है। तो बच्चों, जैसे इंसान के बच्चे होने से लेकर के वृद्ध होने के बीच में उसकी शारीरिक बनावट, शारीरिक बदलाव की निशानियां होती हैं, ऐसे ही स्टार्स के साथ क्या होता है, स्टार्स अपने जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग रंग से चमकते हैं। जब स्टार बिल्कुल नया होता है, युवा होता है, उसमें खूब सारी ऊर्जा होती है, उसके पास खूब सारा ईंधन होता है, हाइड्रोजन, जैसे सूर्य के पास हाइड्रोजन है और हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में अपने आप से रेडिएशन एमिट करता है। तब वो स्टार ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू जैसा कुछ होता है। जब यंग होता है तो उसके निकलने वाला प्रकाश ब्लूइश ज़्यादा होता है, वायलेट इंडिगो ब्लू के करीब होता है। तो जब ये वैज्ञानिक देख रहे थे रेलिजियन, तो उनको वो स्टार जो था वो कुछ नीला सा उसमें से रेडिएशन आता हुआ दिख रहा था, बहुत दूर से वो रेडिएशन आता दिख रहा था। फिर दूरबीन घुमाई, जब ढूंढते रहे तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टार देखे जो कि येलोइश थे, येलो कलर से वो रेडिएशन को बाहर फेंक रहे थे। कुछ स्टार्स ऐसे थे जो रेडिश थे, जो रेड कलर का रेडिएशन बाहर फेंक रहे थे। अब वेन इससे अंदाजा लगाते हैं और वो कहते हैं कि वो जो रेडिएशन वहां से आ रहा है सभी वेवलेंथ का है, इट इज़ वेरी मच लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वो ये कहते हैं, वहां से एक नियम प्रतिपादित होता है कि किसी भी स्टार का जो लाइफ होता है वो उससे निकलने वाले रेडिएशन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब लाइफ बिल्कुल यंग है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो जब वो यंग है, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मान लो उसका टेम्परेचर कुछ इस तरह से हम कोई नंबर दिखाएं, 2 × 10⁵ केल्विन, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इतना है। स्टार एकदम दहक रहा, युवा है, तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ क्या है, ब्लू वेवलेंथ। तो मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। स्टार अपनी आयु जी चुका कुछ, तो उसका ईंधन जलते 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 थोड़ा कम तो हुआ होगा। जैसे हम युवा होते हैं तो हमारी उतनी ऊर्जा नहीं होती जितनी 15-16 साल के व्यक्ति की होती है। तो एक 15-16 साल के व्यक्ति की शारीरिक स्वतः ऊर्जा और एक 40 साल के व्यक्ति की शारीरिक स्वतः ऊर्जा में अंतर होता है। कितना भी आप कसरत कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अच्छा खाना खा लो, बट वो एक कंस्ट्रेन है जो आपकी एज की वजह से आपको मिला है। ये कोई कमी नहीं है, ये एक ग्रोथ का एक चरण है। तो जब स्टार कुछ करोड़ साल हो गया, वो अपने युवावस्था में पहुंचा, मतलब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ा, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, मान लो 2 × 10⁴ केल्विन हो गया, तो वो कुछ येलो सा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, जब वो और उम्र बीत जाएगी, वो हो सकता है 10⁻² केल्विन उसका टेम्परेचर और कम हो जाए। क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है? क्योंकि उसका ईंधन खर्चा हो रहा है ना, उस समय के साथ लगातार खर्च होता जा रहा है। तो ये धीरे धीरे रेड की तरफ जाना शुरू कर दो। आप कहोगे सर ग्रीन नहीं होता, ग्रीन ऐसा लाइट नहीं है, जो कि ग्रीन बहुत ही डिम, एक नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कलर होता है। तो मुख्य रूप से नीले, पीले, अब इसी में येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज ये सब आता है, ये रेड हो गया। तो उससे ये पता चला कि अगर स्टार युवा है तो ब्लू कलर का प्रकाश निकालेगा, और अगर स्टार मरने वाला है, वृद्ध है, तो वो रेड कलर का लाइट निकालेगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा सूर्य भी एक स्टार है। तो सूर्य ना युवा है ना वृद्ध है, वो अभी इस स्थिति में है। तो यानी सूर्य अपने आयु के बीच में है, ना युवावस्था को पार कर चुका है और वृद्धावस्था में भी पहुंचा नहीं है। तो युवा और वृद्ध के बीच की जो स्थिति होती है, मतलब बचपना और बुढ़ापे के बीच की जो स्थिति होती है, मिड लाइफ वाले स्थिति में है।
सूर्य, इसीलिए वो येलो कलर का चमकता है। आने वाले कुछ करोड़ सालों में, कुछ 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ सालों में ये जब अपना ईंधन कम करता जाएगा तो इसकी जो येलोइश नेचर है ये रेडिश नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सूर्य है उसकी तपिश में लालिमा ज़्यादा आ जाएगी। अभी हम सूर्य को जब डूबता हुआ लाल देखते हैं, उगता हुआ लाल देखते हैं, तो उसके पीछे तो स्कैटरिंग होता है एटमॉस्फेयर के, लेकिन हम एक ऐसे लाल की बात कर रहे हैं जब दोपहर में 12 बजे तप रहा होगा सिर के ऊपर, तब भी लाल रहेगा, लाल रंग का वो चमकदार प्रकाश देगा पृथ्वी पर, क्योंकि वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुका होगा। ये सारी बातें कौन देख रहा था? वेन, जीन। तो वेन जब ये सारी बातें देख रहे थे तो उन्होंने अपने ग्राफ को देखा और इसको देखा, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है, और ये दोनों ऐसा घटते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, कुछ कांस्टेंट सा होना चाहिए। और यही चीज़ तो वो ब्लैक बॉडी में भी देख रहे थे। ब्लैक बॉडी में भी यही था। जैसे आप देखो वेवलेंथ 2000, तो ये यहाँ पे था, आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया तो वेवलेंथ यहाँ हो गया, टेम्परेचर और कम किया तो वेवलेंथ यहाँ हो गया। तो वेवलेंथ की लार्ज वैल्यू, तो जब टेम्परेचर कम था, ये वैल्यू 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन पे वेवलेंथ ज़्यादा है। देखो यहाँ पर जब टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ा, मान लो ये हो गया 1750 केल्विन, तो आपका जो वेवलेंथ है वो अब कम हो गया, तो रेड से कम होकर के येलो पहुंच गया। जब आपने टेम्परेचर कर दिया था 2000 केल्विन, तो उस समय ये वेवलेंथ और पीछे आ गया, यानी येलो से खिसक के ब्लू हो गया और टेम्परेचर बढ़ करके 2 × 10⁵ हो गया। तो जिस तरह से वेन ने देखा था अपने ऑब्जर्वेशन को ब्रह्मांड में, ऐसा ही ऑब्जर्वेशन वो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में देख रहे थे। तो इस तरह से वेन ये भी कहते हैं कि इन सितारों से आने वाला प्रकाश ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व ही है, क्योंकि उसका नेचर इसका नेचर एक ही जैसा दिख रहा है। और इसीलिए आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य को भी कुछ लोग आदर्श ना सही बल्कि एक ब्लैक बॉडी की तरह से भी कहते हैं। अब उस ब्लैक बॉडी तरह कहने के पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि वो भी सितारा ही है, एक तारा ही है, और जिस तरह से बाकी तारे इस अपने ईंधन के द्वारा, उसकी जो फ्लूइड के द्वारा जो उसकी टेम्परेचर है और उससे निकलने वाले मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन की बात करें तो वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, फिर भी सूर्य में दोपहर में पीला ही क्यों दिखाई पड़ता है, या सूर्य का प्रकाश हमें येलोइश ही क्यों दिखाई पड़ता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। येलोइश जो होता है ना, देखे होगा दिन का जो प्रकाश होता है येलोइश जैसा कुछ होता है, नॉट ब्लू नॉट रेड, तो वो येलोइश जैसा ही रहता है, आप कह सकते हो उसको। तो उसमें रहेंगे सारे वेवलेंथ, लेकिन इस वेवलेंथ की प्रधानता रहेगी। जैसे यहाँ पर है वेवलेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे मौजूद हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कोई होगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। धूप इसीलिए पीली सी धूप लोग कहते हैं उसको। तो ये था वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन ने जो दूरबीनों से देखा था, ऑब्जर्वेशंस देखा था, वो उन्होंने यहाँ देखा, और इसी चीज़ को मिलाते हुए उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी को बिलोंग करता हुआ वेवलेंथ पीछे की तरफ या लोअर लिमिट की तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा। ये है हमारे पास, लिखें इसके बारे में, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। हेडिंग है हमारी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें लिखो, बाई ऑब्जर्विंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, बाई ऑब्जर्विंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, वेन suggested that as the temperature of black body rises, the peak of the distribution curve, the peak of the intensity distribution curve shifted towards the shorter wavelength limit. तो क्या लिखा है? As the temperature of black body rises, the peak of the intensity distribution curve shifted toward the
शिफ्टेड टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ लिमिट, जो कि हम यहाँ पर ऐसे होता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखोगे इफ द पीक ऑफ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, if the peak of the intensity distribution curve at a temperature T, जैसे ये है ना distribution curve at a temperature T is at lambda max, if the peak of the distribution curve at temperature T is at wavelength lambda max, then according to Wien displacement law, lambda max into T is equal to a constant B. Lambda max into T is equal to B, where B is known as Wien displacement constant. B is known as Wien's डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट एंड बी की वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। ठीक है, मीटर सॉरी मिली बोल दिया मैंने, मीटर केल्विन। ये बी जो है ना, ये इसकी ये वैल्यू है, बी का यूनिट ये है, इसका मीटर, इसका केल्विन, मीटर केल्विन, इतनी वैल्यू आती है। बी इज इक्वल टू दिस, ये आता है इसका मतलब। अब फिजिकली ये लॉ क्या दिखाता है? फिजिकली ये लॉ दिखाता है अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे निकलने वाला जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो कम होता है। अगर इसका टेम्परेचर कम होता है तो वो लैम्डा मैक्स जो होता है, निकलने वाली वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ें खाली स्टार्स में होती है क्या? हम ना, यह हर उस चीज़ के अंदर होती है, हर उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जिसको हम गर्म करके रेडिएट करने लायक बना सकते हैं, जो हीट को रेडिएट करने लायक हो सकती है। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने स्टोव इस्तेमाल किया है। वो जो स्टोव होता था जिसमें कैरोसिन ऑयल भर के उसको जलाया जाता था। नई स्टोव है तो कोई बात नहीं, आप गैस चूल्हे की बात करें तो आप देखते हो गैस का चूल्हा का जब फ्लेम जलता है तो हम क्या करें, एक पिन लें, कोई पतले सा तार ले लो और उस पतले से तार को आप उस फ्लेम में रखो तो क्या होगा, आपका तार गर्म होना शुरू होगा। जब वो गर्म होना शुरू करेगा तो वो जो हीट ले रहा होगा वो रेडिएट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। जब वो तार हीट रेडिएट करेगा तो तार आप देखोगे चमकना शुरू करेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो तार चमकते सबसे पहले लाल होगा। लाल इसलिए होगा क्योंकि आपने उसको आंच पे रखा है, फ्लेम पे रखा है। तो फ्लेम क्या करती है, पहले टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करती है। तो शुरू में जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता है और उस समय जब वो तार रेडिएट करता है अपने अंदर की हीट, तो कौन सा वेवलेंथ होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ वाली ज़्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है, यानी लाल निकलता है। इसलिए तार जो होता है शुरू में जैसे जलना शुरू करता है, उसका टेम्परेचर जस्ट बढ़ना शुरू होता है, उसका रेडिएशन निकलना शुरू होता है तो लाल दिखता है। भले लाल खतरे की निशानी है पर खतरा नहीं, क्योंकि अभी बहुत गर्म नहीं हुआ है। फिर आप थोड़ी देर तक फ्लेम में लगाए रखो, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो लाल से पीला होना शुरू हो जाएगा। पीले होने का मतलब है या पीला सफ़ेदी जैसी आनी शुरू हो जाएगी, तो आप कहोगे कि अब जो है हमारा तार और गर्म हो चुका है, क्योंकि अब इसकी वेवलेंथ लाल से घट के पीले पे आ गई है। अब आप उसको और गर्म करते रहो। अगर वो पिघलने के लायक नहीं हुआ तो आप पाओगे कि वो तार धीरे धीरे पीले से नीला होना शुरू हो जाएगा। नीला तब हो रहा होगा जब उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका होगा, बहुत देर से आप उसको आग को लगाए हो फ्लेम में उस तार को। तो ये क्या दिखा रहा है, जब टेम्परेचर कम था तो ज़्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन फेंक रहा था, लाल दिख रहा था। टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ थोड़ा कम हुआ, पीला हो गया। टेम्परेचर और बढ़ा तो वेवलेंथ और कम हो गया, नीला हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा
ये जो वीन का लॉ है ये सिर्फ ग्रहों पर नहीं लागू होता है, वो सिर्फ रेड स्टार, जायंट स्टार, इन सब पे स्टार पे लागू नहीं होता, वो सामान्य रूप से ऑब्जेक्ट्स पे भी लागू होता है। तो ये इसकी सक्सेस है, इसकी सफलता है। लिखें इसके बारे में, फिजिकली दिस लॉ सजेस्टेड दैट लोअर द टेम्परेचर, physically this law suggested that lower the temperature the longer the wavelength, lower the temperature the longer wavelength of thermal radiation, longer wavelength of thermal radiation emitted from the black body, the longer wavelength emitted from the black body, full stop. Also longer the क्या लिखा, longer the wavelength emitted from black body, full stop. It means when the temperature of object is not very large, which means if the temperature of object is not very large, comma, it radiated, not very large, it radiated mainly the red wavelength, it radiated mainly the red wavelength, and when the object is very hot, and when the object is very hot, it radiated wavelength of blue color, it radiated the wavelength of blue color, नीले रंग का प्रकाश को बाहर फेंकता है। तो इस प्रकार से हम ये देख पाते हैं बच्चों, इस प्रकार से हमें ये दिखता है कि कैसे कैसे हमारा ऑब्जेक्ट तापमान बदलने के साथ अपने द्वारा निकलने वाला जो प्रकाश है, जो रंग है, वो भी बदलता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी जो कोरोना से हम लोग निकले हैं, तो इस दौरान जब बुखार को नापने की तकनीकें थे, जब एयरपोर्ट और बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशन पर उन्होंने थर्मल कैमरे लगा दिए थे। तो जैसे हम समान रूप से हैं, तो समान रूप से हमारी जो स्किन है चेहरे की या हाथ पैर जो बंधे हैं, जैसे माथा है, तो अगर हमें हमारा तापमान नॉर्मल है तो हो सकता है इस तापमान पर हम रेड कलर का वेवलेंथ बाहर फेंक रहे हों अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हमें बुखार हो गया तो बुखार होने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि अब हम लाल रंग का प्रकाश नहीं निकाल रहे होंगे, अब हमारे शरीर से पीले रंग का प्रकाश बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि हमारा तापमान बढ़ा है। तो अगर तापमान बढ़ा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो उसका असर ये होगा कि जैसे हम थर्मल कैमरे के सामने आएंगे, चूँकि बुखार है, हमारा माथा गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से इस हिस्से में पीलापन ज़्यादा होगा। तो जब लोग अपने थर्मल कैमरे में देखेंगे तो उनको हमारे चेहरे पर पीलापन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का बुखार जो है वो हमारे माथे पर है। और जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे होंगे, जब हमारा टेम्परेचर कम होगा, तो उस स्थिति में हमारे माथे पर पीलापन कम होकर के लालपन ज़्यादा होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर हम लार्ज वेवलेंथ को एमिट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस्तेमाल करके थर्मल सेंसर कैमरे काम करते हैं, जो कि बड़ी मात्रा में लोगों का बुखार और उनके टेम्परेचर की लिमिट कंडीशन को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह को। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग, ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास से मिलते हैं, आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।